हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इसके अब तक दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने एक तो सारे कंसेप्ट पढ़े थे, सारी डिटेल्स पढ़ी थी कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का हमारी इक्वेशंस पे क्या इम्पैक्ट आता है। फिर पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं सर? आज की क्लास में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को करिए। जो बच्चे खुद करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और फिर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बाद में आंसर भी टैली कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में हमने अरेंज किया है ताकि आप अपना मिसिंग पार्ट देख सकते हैं। और बाकी मेरे साथ क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो, क्वेश्चंस को हमेशा जब भी आप घर पे करो तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ किया करो। फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस को फॉर्मेट में करते हो तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम थोड़ा सा स्क्रीन बार बार रोटेट होती है, आप उसमें हमारे साथ एडजस्ट करिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड शो द रिजल्टिंग बैलेंस शीट। आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए और उसके साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आपको क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। पहला ट्रांजेक्शन, कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, चेक ₹1 लाख, गुड्स ₹30,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 50,000, चेक यानी बैंक का अमाउंट इंक्रीज है 1 लाख, गुड्स ₹30,000 और फर्नीचर जो है आपका ₹20,000। तो इन सब का टोटल आपके एक तो असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। असेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? कैश इंक्रीज हो रहा है 50,000, बैंक इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, गुड्स इंक्रीज हो रही है 30,000 और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है ₹20,000। टोटल कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी 2 लाख रुपीज से। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 2 लाख रुपीज से। तो आपने सबसे पहले, जब आप अपना फॉर्मेट बना रहे हो, तो आपको फॉर्मेट में मैंने क्या सिखाया था कि सबसे पहले टॉप पे आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यहां पे आप लिखते हो असेट्स, फिर आपके लिए आता है लाइबिलिटीज, और प्लस में आपके लिए आ जाएगा कैपिटल। प्लस में क्या आ जाएगा? कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है हमारी? सबसे पहले हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश। दूसरा, हमारे पास बैंक इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। और फोर्थ, हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कैश इंक्रीज बाय 50,000, फर्नीचर सॉरी स्टॉक सॉरी बैंक इंक्रीज बाय 1 लाख, गुड्स इंक्रीज बाय 30,000 और फर्नीचर जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है
20,000। एक एक करके पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। कैश 50,000 फर्स्ट पॉइंट। बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है 1 लाख। स्टॉक इज इंक्रीज बाय 30,000 और फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है 20,000 रुपीज से। क्लियर है? तो टोटल इन सब का टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? इन सब का टोटल हो जाएगा कैपिटल के इक्वल, और कैपिटल इज इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज। हमने क्या पढ़ा था? याद करिए अपनी बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा था कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। तो यहां पर आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, सॉरी कैश इंक्रीज हो रहा है 50,000, बैंक इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 30,000 और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 20,000। आपके असेट्स इंक्रीज हुए और इन सब का टोटल आपके कैपिटल के इक्वल है, और कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज। क्लियर है? कंफर्म? चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट आप ध्यान से देखो। कार पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर। कार पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर, इस वर्ड पे ध्यान देना। पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर वर सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख। कितने में सोल्ड आउट कर रही है? 1 लाख रुपीज में। अगेंस्ट चेक विच ही डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? ये आपके लिए हो गया पर्सनल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? पर्सनल ट्रांजेक्शन। और हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, हमने पढ़ा था कि पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वहां पे हमने पढ़ा था ना, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑनर का जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। आप जहां क्वेश्चन आपका खत्म हो ना, वहां पे आप ये नोट जरूर लिखोगे कि ट्रांजेक्शन नंबर 2 इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? एन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज was transferred from his saving account to firm's bank account। इन्होंने 50,000 रुपीज का अमाउंट सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करा है फर्म के अकाउंट में। तो ये क्या चीज आएगी बेटा? दिस इज नॉन एज एडिशनल कैपिटल। क्या आएगी आपके लिए? एडिशनल कैपिटल। और इसका अफेक्ट क्या होगा? फर्म का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में 50,000 रुपीज 50,000 रुपीज आपका बैंक इंक्रीज होगा और साथ ही साथ 50,000 रुपीज आपके कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? तो अब आपको हर पॉइंट के बाद आपको क्या निकालनी होगी? न्यू इक्वेशन निकालनी होगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशंस निकालनी होती है। तो न्यू इक्वेशंस अब निकाल रहे हम। देखो न्यू इक्वेशन आपकी क्या होगी, यहाँ पे आप लिख लीजिए न्यू इक्वेशन। आपकी 50,000 रुपीज तो कैश है, 1,50,000 रुपीज आपके लिए बैंक है, 30,000 रुपीज का स्टॉक है और फर्नीचर आपका हो गया 20,000 रुपीज का। ठीक है? क्लियर? और आपकी कैपिटल का जो टोटल है, कैपिटल का टोटल हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। ठीक है? लाइबिलिटीज अभी तक जीरो है, लाइबिलिटीज आपकी जीरो है। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ रहा है ना? हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या निकालते हैं? न्यू इक्वेशंस निकालते हैं। चलिए जी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए
बहुत अच्छा है, बस ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, हर कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। इन्होंने फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, अ न्यू कार वाज परचेज्ड फॉर ₹6 लाख। हमने एक नई कार परचेज करी है फॉर 6 लाख फॉर ऑफिस यूज। इट वाज पेड बाय टेकिंग लोन ऑफ रुपीज taking loan from bank of ₹5 lakh and balance by paid issue of check from the firm's bank account। हमने एक 6 लाख की कार को परचेज किया, उसकी पेमेंट के लिए हमने 5 लाख रुपए फर्म से बैंक से लोन लिए और 1 लाख रुपए हमने फर्म से पे करे। तो इसका अफेक्ट क्या आएगा बेटा, आपका आपका एक असेट्स कार आपकी इंक्रीज हो जाएगी 6 लाख रुपीज से, आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी 5 लाख रुपीज से, और बैंक से जो आपने पेमेंट करी है उसकी वजह से आपका बैंक रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से बैंक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4, इसको ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब यहां पर देखिए 1 लाख रुपीज आपके बैंक से रिड्यूस हुआ, आपके पास एक नए असेट्स इंक्रीज हो गया कार, हाउ मच, 6 लाख रुपीज का, और आपने बैंक से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है आपने, कितने का लोन लिया है, 5 लाख रुपीज का, बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपीज का। अब आप फिर से अपनी न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। देखो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, 5 लाख रुपीज प्लस बैंक में सॉरी ये 5 लाख नहीं है, ये 50,000 है, प्लस 50, वो अब बैंक में अमाउंट रह गया 50,000 प्लस स्टॉक 30,000 प्लस फर्नीचर 20,000 प्लस कार आ गई है आपके पास 6 लाख रुपीज की, ठीक है, कार कितने की आ गई है, 6 लाख रुपीज की, और यहां पर आपकी लाइबिलिटीज जो है वो 5 लाख रुपीज हो गई, प्लस 2,50,000 रुपीज आपकी कैपिटल हो गई। क्लियर, देखो लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल हो गया 7,50,000। अगर आप अपने असेट्स का टोटल भी देखो, आप अपने असेट्स का टोटल भी देखो तो 6 लाख की कार, 50,000 का कैश, 50,000 बैंक में, 7 लाख, 30,000 का स्टॉक और 20,000 का फर्नीचर, 7,50,000। हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान ध्यान से करेंगे ताकि जो भी बच्चे आज नए आए हैं वो भी हमारे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट ₹4,000 कॉस्टिंग ₹4,000 फॉर ₹5,000। अब हमने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड आउट करा है, क्रेडिट पे सोल्ड आउट करा है तो हमारा डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, किससे, सेलिंग प्राइस से, हमारा स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा किस चीज से, कॉस्ट प्राइस से, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा वो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। हमने यही तो सीखा था ना, तो करिए। 4,000 के गुड्स को अगर आपने 5,000 में सोल्ड आउट किया है तो आपका पॉइंट क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर 5, 4,000 का आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, 4,000 का आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, प्लस डेटर्स, आपका एक नया असेट्स आ जाएगा डेटर 5,000 रुपीज का, और इसकी वजह से हमें प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन
हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है बेटा। देखो जब मैं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ तो नेचुरल मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो उसमें हमें टाइम लगता है क्वेश्चंस को करने पे, बट जब आप इस क्वेश्चंस को खुद करोगे तो नेचुरल आपकी स्पीड मुझसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी होगी ना। तो इसलिए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश पूरी करा करो कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए कहीं पे भी। न्यू इक्वेशन, अब देखो कैश आपका हो गया 50,000, बैंक भी 50,000, जबकि स्टॉक की वैल्यू रह गई 26,000, फर्नीचर 20,000, कार 6 लाख की, और डेटर्स की वैल्यू 5,000 रुपीज। ठीक है, इधर आप अपनी लाइबिलिटीज पे फोकस करोगे तो आपकी जो लाइबिलिटीज है वो लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज और कैपिटल हो गई 2,51,000। क्लियर है, कंफर्म। हर ट्रांजेक्शन्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करा करो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे आपने क्रेडिट सेल करी थी, ये कौन सी सेल थी आपकी, क्रेडिट सेल। अब ये कौन सी सेल है, कैश। 12,000 की कॉस्टिंग को आपने 16,000 रुपीज में सोल्ड आउट किया है। 12,000 की कॉस्टिंग को 16,000 रुपीज में सोल्ड आउट किया है, तो यहाँ पे आपके पास कैश इंक्रीज होगा 16,000 रुपीज से। देखो हम क्या कर रहे हैं, कैश इंक्रीज होगा 16,000 रुपीज से, जबकि स्टॉक आपका रिड्यूस हो जाएगा 12,000 रुपीज से। और इस ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपीज का, जो आप कैपिटल में एड ऑन कर दोगे। ठीक है, तो अब आप न्यू इक्वेशन निकालोगे। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो कैश हो जाएगा 66,000, बैंक 50,000, आपके पास गुड्स रह गई, गुड्स कितने की, माइनस करिए, गुड्स रह जाएगी 14,000 रुपीज की, फर्नीचर 20,000, कार 6 लाख और डेटर्स की वैल्यू 5,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटीज 5 लाख, और साथ ही साथ आपकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी 2,55,000। क्लियर है ये, कंफर्म। देखो ट्रांजेक्शन्स को मैंने सबको डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, फिर भी हम यहाँ प्रैक्टिस जब करते हैं तो हम थोड़ा स्लो मोशन में करते हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो। परचेज गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदी 40,000 रुपीज की गुड्स कैश में खरीदी, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा। आप देखो कितने की गुड्स खरीदी है, 40,000 की, तो आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा 40,000 रुपीज, और आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 40,000 रुपीज से। ठीक है ना, आपका स्टॉक कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 40,000 रुपीज से आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप न्यू इक्वेशन निकालोगे, तो अब स्टॉक और कैश की वैल्यू हो गई 26,000, बैंक 50,000 प्लस गुड्स हो गई 54,000, फर्नीचर 20,000, कार 6 लाख
और डेटर्स की वैल्यू 5000। आपके पास लाइबिलिटीज भी है 5 लाख की और कैपिटल आपकी है 2,55,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। हमने जो गुड्स खरीदी है, कितने की गुड्स खरीदी है? 20,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी है। अगर हम कोई भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। कितने की गुड्स थी? 20,000 रुपीज की। तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से, साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। और लाइबिलिटीज में कौन सा नाम आ जाएगा? लाइबिलिटीज में आपके पास आ जाएगा क्रेडिटर। लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर के नाम से आपकी नई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। हाउ मच अमाउंट? 20,000 रुपीज। ठीक है, और अब आप फिर दोबारा से अपनी न्यू इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लोगे। इक्वेशंस लिख लीजिए। सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं 5 लाख रुपीज लोन फ्रॉम बैंक, 20,000 के क्रेडिटर्स, 20,000 के क्या हो गए? क्रेडिटर्स, प्लस 2,55,000 की आपके पास कैपिटल हो गई। अगर हम असेट्स वाली साइड में देखते हैं तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन कैश 26,000 प्लस बैंक 50,000 प्लस गुड्स 74,000, 20,000 के फर्नीचर, 6 लाख रुपीज की कार और 5,000 रुपीज के डेटर्स। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट इक्वेशन पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। देखो हमने टोटल कैश कितना पे किया? टोटल कैश पे किया 3,000 रुपीज, बट उसमें से रेंट फॉर करंट पीरियड, करंट ईयर का जो रेंट है वो है ओनली 1,000 रुपीज। कितना है? 1,000। और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आपका हो गया 2,000 रुपीज। प्रीपेड रेंट कितना हो गया? 2,000 रुपीज। ध्यान से, प्रीपेड रेंट 2,000 रुपीज। तो यहां पे जब आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए आपने कैश पे किया 3,000। क्लियर, 1,000 तो फॉर करंट पीरियड है और 2,000 आपके लिए प्रीपेड है। 2,000 आपके लिए क्या है? प्रीपेड। और प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? हमारा असेट्स होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूँ आपके लिए। प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ? 2,000 रुपीज का। तो 2,000 रुपीज आप यहाँ पे ऐड करोगे, 2,000 रुपीज और 1,000 रुपीज जो आपके लिए, देखो आपने 3,000 रेंट पे किया, 3,000 कैश पे किया, तो कैश पे करने से आपका कैश रिड्यूस हो गया 3,000 रुपीज। आपका करंट असेट्स जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया 2,000 रुपीज से, और 1,000 रुपीज आपका एक्सपेंस है तो वो आप कैपिटल में से रिड्यूस कर दोगे। वो कहां से रिड्यूस कर दोगे? कैपिटल में से रिड्यूस कर दोगे। अब अगर आप न्यू इक्वेशन निकाल रहे हो तो आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी? कैश 23,000, बैंक 50,000, स्टॉक 74,000, 20,000 आपका फर्नीचर, 6 लाख रुपीज की कार, 5,000 के डेटर्स और अब की बार 2,000 का आपके पास आ गया प्रीपेड
रेंट, प्रीपेड रेंट। कैपिटल में अगर आप देखो, कैपिटल में सॉरी इसमें आप अगर नोट करते हो लाइबिलिटीज और कैपिटल में, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा? 5 लाख रुपीज लाइबिलिटीज, 20,000 रुपीज क्रेडिटर्स और 2,54,000 रुपीज आपके लिए कैपिटल आ। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। 10th पॉइंट, पेड सैलरी। पेड सैलरी, आपने सैलरी पे करी है, ठीक है, कितनी सैलरी पे करी है? 2,000 रुपीज। तो कैश भी माइनस और कैपिटल भी माइनस, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमने कैश माइनस करा 2,000 रुपीज और साथ ही साथ अपनी कैपिटल को भी रिड्यूस कर दिया 2,000 रुपीज से। ठीक है, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी अब, न्यू इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 21,000 कैश, 50,000 रुपीज आपके पास बैंक, 74,000 की गुड्स, 20,000 का फर्नीचर, 6 लाख रुपीज की कार, 5,000 रुपीज आपके डेटर्स और 2,000 रुपीज आपके प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर। लाइबिलिटी साइड में भी देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में आपका अमाउंट कितना है? 5 लाख लोन फ्रॉम बैंक, 20,000 रुपीज क्रेडिटर्स के और 2,52,000 रुपीज की कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अबे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 फॉर रुपीज 10,000। जब आपको कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता तो ये हमेशा आपके लिए कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? कैश ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? कैश। अब आपने गुड्स सोल्ड आउट करी है जिसकी कॉस्टिंग 8,000 रुपीज थी, आपने 10,000 में सोल्ड आउट किया है, तो फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है? फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या करना है? 11th ट्रांजेक्शन में गुड्स को माइनस कर देना है 8,000 रुपीज से। गुड्स को माइनस कर देना है 8,000 रुपीज से और आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज से। कैश हमने इंक्रीज करा 10,000, गुड्स को माइनस किया 8,000 रुपीज से और फर्म को प्रॉफिट आ गया है 2,000 रुपीज का, जो हमने कैपिटल में एड ऑन कर दिया। अब हमने अपनी न्यू इक्वेशन निकाली। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? कैश हो गया 31,000, बैंक 50, दिस इज 66,000, फर्नीचर 20,000, कार 6 लाख, 5,000 रुपीज के आपके पास आया डेटर्स और 2,000 रुपीज का प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटीज पे अगर हम फोकस करते हैं तो 5 लाख रुपीज लोन फ्रॉम बैंक, 20,000 के क्रेडिटर्स और 2,54,000 रुपीज की मेरे पास कैपिटल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गई तो कैपिटल में से आप क्या करोगे? माइनस। बट आपने पे नहीं करी, इट इंक्रीज योर लाइबिलिटीज। क्या होता है? आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 1,000 रुपीज से आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लाइबिलिटीज में पहले एक कॉलम बना लोगे, लाइबिलिटीज में एक कॉलम बना लोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, थोड़ी सी स्पेस की कई बार रहती है प्रॉब्लम्स, आप प्लीज इसको एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, 1000 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, जबकि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आउट एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया कैपिटल में से माइनस, पे नहीं किया, तो हमारी लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारे लिए यहाँ पे जो हमारी न्यू इक्वेशन रहेगी, अगर हम अपनी न्यू इक्वेशन लिख के, लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, 20,000 रुपीज क्रेडिटर, ठीक है, 1,000 रुपीज मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और मेरी कैपिटल हो गई 2,53,000। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को अपने एसेट्स पे देखता हूं तो यहाँ पे मेरे एसेट्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मेरे एसेट्स की वैल्यू सेम रहेगी। कैश 31,000 प्लस 50,000 मेरे पास बैंक, 66,000 का स्टॉक है, 20,000 रुपीज के फर्नीचर, 6 लाख रुपीज का कार, 5,000 रुपीज डेटर्स, और 2,000 रुपीज मेरे पास मेरे प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना, और ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू को आप रिड्यूस कर दोगे, फर्नीचर की वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, कितने से? 500 रुपीज से। और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी न्यू इक्वेशन निकालेंगे, और हमारी जो न्यू इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन जो हमारी आएगी, जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, वो हमारी क्या आएगी? 31,000 रुपीज कैश, 50,000 रुपीज बैंक, स्टॉक 66,000, फर्नीचर की वैल्यू रह गई अब 19,500, 6 लाख रुपीज की कार, 5,000 रुपीज के आपके पास डेटर्स, और 2,000 रुपीज के प्रीपेड एक्सपेंस। इधर अगर हम ध्यान दें, इधर हम ध्यान दें तो हमारी जो कैपिटल, लाइबिलिटीज और कैपिटल है, लाइबिलिटीज रह गई 5 लाख लोन फ्रॉम बैंक, 20,000 के क्रेडिटर्स, 1,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पे नहीं करें, और 2,52,500 रुपीज की मेरे पास क्या हो गई? कैपिटल हो गई। क्लियर? ये हमारी थी फाइनल इक्वेशन, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं अब। क्लियर? कंफर्म? अगर आप ध्यान से देखो, अब आपने क्या पढ़ा है, जो आप ध्यान से देखो इस चीज को, देखो आपने अगर इस पॉइंट को, पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर हम इसको ध्यान से अच्छी तरीके से एक बार दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन को। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले टॉप पे बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट होती है, डेट दी नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे लाइबिलिटीज, रुपीज, असेट्स और रुपीज। सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कितना आया था हमारा? 2,52,500। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट था बैंक लोन, बैंक लोन कितना था? 5 लाख। फिर क्रेडिटर्स थे हमारे पास 20,000 रुपीज के, और एक था आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितने की थी वो थी आपके पास 1,000 रुपीज। क्लियर?
यहाँ पे हमारे पास है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है, कार, और इसके अलावा क्या था हमारे पास, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। कैश की वैल्यू देखते हैं। कैश की वैल्यू 31 और बैंक की वैल्यू 50,000। 31 और 50,000। स्टॉक की वैल्यू है 66,000। फर्नीचर की वैल्यू है 19,500। कार की वैल्यू है 6 लाख। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? डेटर्स की वैल्यू 5,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 रुपीज। अब दोनों का टोटल देख लीजिए, दोनों का टोटल करिए। अगर इसका टोटल करते हो आपका आएगा 7,53,500। ठीक है, इस साइड का टोटल भी कर लेते हैं। 500, 1 + 6 7 और 16 और 21 23, 2 + 3 5 10 16 17। दोबारा से एक बार देखते हैं। 1 + 6 7 और 17 22 23, 2 2 + 3 5 5 + 5 10 16 17। 17 कैसे आ रहा है? और ये कितना होगा? ये भी 7 होगा। इस साइड का टोटल फिर दोबारा से चेक करते हैं, हो सकता है हमसे कोई एरर हुई हो। 5 + 2 7, हाँ ये भी तो 7 ही है ना। 7,73,000। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट होगी। क्लियर है? अब एक बार हम ट्रांजेक्शन्स को दोबारा ध्यान से समझते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा उस ट्रांजेक्शन्स को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला कमेंट था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, चेक 1 लाख, गुड्स 30 और फर्नीचर 20,000 रुपीज। तो आपने क्या करा? आपने अपना कैश इंक्रीज करा, उसके बाद बैंक इंक्रीज करा, स्टॉक इंक्रीज करा, फर्नीचर इंक्रीज करा, और आपकी टोटल कैपिटल इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज। क्लियर है ये वर्डिंग? कंफर्म? फिर नेक्स्ट पॉइंट था, आपने पर्सनल कार बेची और उसको पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा। तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन था, तो हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर 50,000 रुपीज उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो आपने 50,000 रुपीज बैंक में ऐड करा और बैंक में वो कैपिटल भी ऐड कर दी। इसके बाद आपके ने एक नई कार परचेज करी 6 लाख रुपीज की। उसके लिए बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपीज का और फर्म के अकाउंट से 1 लाख रुपीज पे करे। तो आपने इसका पॉइंट क्या किया बेटा? आपने कार इंक्रीज करी 6 लाख रुपीज से। कार कितने से इंक्रीज करी? 6 लाख से। बैंक रिड्यूस करा 1 लाख से, और आपके लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज इंक्रीज कर दी। क्लियर? फिर उसके बाद आपने गुड्स अजय को सोल्ड आउट करी है। जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड आउट करते हो तो हमने सीखा, स्टॉक को हमने रिड्यूस करा कॉस्ट प्राइस से, डेटर्स इज इंक्रीज बाय सेलिंग प्राइस, और फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो हमने कैपिटल में एड ऑन कर दिया। अगर हमने गुड्स को कैश में सोल्ड आउट किया है तो सेलिंग प्राइस ऐड कर दिया कैश में, स्टॉक में से माइनस करा कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हमने गुड्स परचेज करी है कैश में और गुड्स परचेज करी है क्रेडिट में। जब हमने गुड्स को कैश में परचेज करा तो कैश में से कैश माइनस स्टॉक इंक्रीज हुआ आपका, और जब हमने क्रेडिट पे परचेज किया
तो स्टॉक इंक्रीज और आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई, आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया आपका, आपने 3000 रुपीज टोटल कैश पे करा जिसमें से 2000 एडवांस था। ये वाला ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। कैश रिड्यूस हुआ 3000, आपका एक्सपेंस कितना है 1000 जो कैपिटल में से माइनस किया। 2000 रुपीज आपके लिए आपका एक नया असेट्स क्रिएट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, पेड सैलरी कैश माइनस कैपिटल माइनस, गुड्स कॉस्टिंग ये हम कर चुके हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी है यानी ड्यू हो गई पर आपने पे नहीं करी तो ड्यू होते ही कैपिटल में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने क्या करा लाइबिलिटीज में इंक्रीज कर दिया। लास्ट पॉइंट था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने असेट्स में से माइनस किया और साथ ही साथ कैपिटल में से भी माइनस किया। तो प्लीज आप इस चीज को अच्छी तरीके से पूरे ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक स्क्रीन पे कर लिया, आप जूम करके इसको चेकआउट कर सकते हो। और फिर आपके पास आपने क्या बनाई, बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने अपने कैपिटल लिखा, बैंक लोन लिखा, क्रेडिटर लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखी। इसका टोटल इधर आपके एसेट्स है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, कार, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर। थोड़ा सा हमें जब हम क्वेश्चंस को करते हैं समझाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट टाइम की चिंता नहीं है, हमें चिंता ये है कि हमें समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक आप इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे उस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आइएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।